नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। यह बीए पार्ट सेकंड की यूट्यूब क्लास है। बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का यह यूट्यूब चैनल है और आज हम इस व्याख्यान के अंतर्गत बीए पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं, का अध्ययन करने जा रहे हैं। और इस पेपर के अंतर्गत जो टॉपिक हमारा चल रहा है उसका नाम है ब्रिटेन का संविधान। और ब्रिटेन के संविधान के अंतर्गत आज हम ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे इस व्याख्यान के अंतर्गत। तो हम लोगों ने ब्रिटेन के संविधान के बारे में पिछले कई व्याख्यानों में बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है और बहुत सी बातों से आप अच्छी तरह वाकिफ हो चुके होंगे कि ब्रिटेन का संविधान किस प्रकार का है, प्रधानमंत्री की क्या स्थिति है आदि। हम आज स्पेशली विशेष रूप से ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बारे में यहाँ पर इस व्याख्यान में आपके साथ चर्चा करेंगे। तो ब्रिटेन में मंत्रिमंडल ही वास्तविक कार्यपालिका है और प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का प्रधान है। आप लोग जानते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था में दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र की कार्यपालिका। और आपको पता है कि ब्रिटेन का जो सम्राट है वह नाम मात्र की कार्यपालिका कहलाता है और जो वास्तविक कार्यपालिका कौन है? मंत्रिमंडल। और उस मंत्रिमंडल का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ब्रिटिश शासन व्यवस्था का केंद्र है और उसकी स्थिति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ब्रिटिश शासन व्यवस्था में जो प्रधानमंत्री का पद है उसकी स्थिति सबसे अधिक महत्वपूर्ण है ब्रिटेन के संविधान के अंतर्गत। शासन में प्रधानमंत्री की स्थिति इतनी अधिक महत्वपूर्ण है और केंद्रीय है कि वर्तमान समय में कुछ पक्षों द्वारा या कुछ लोगों द्वारा ब्रिटिश सरकार को मंत्रिमंडलीय सरकार यानी कैबिनेट गवर्नमेंट के स्थान पर प्रधानमंत्रीय सरकार अर्थात प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट कहा जाने लगा है। तो जो प्रधानमंत्रीय सरकार कहा गया है ब्रिटिश सरकार को, तो यह इस बात का संकेत है कि ब्रिटेन के अंतर्गत या ब्रिटिश शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त है। इसी वजह से जब पहले मंत्रिमंडलीय सरकार कहा जाता था ब्रिटिश सरकार को, अब उसके स्थान पर प्रधानमंत्रीय सरकार इन शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा है। RHS क्रॉसमैन ने विचार व्यक्त किया है। RHS क्रॉसमैन कहते हैं कि युद्धोत्तर काल अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का जो समय है उसे युद्धोत्तर काल कहा गया है। यहाँ पर युद्धोत्तर काल में मंत्रिमंडलीय शासन प्रधानमंत्री के शासन में परिणत हो रहा है। तो जो महत्वपूर्ण चीजें हैं आपको क्या ध्यान रखना है कि एक तो जो है प्रधानमंत्री जो है वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिमंडल का प्रधान है और ब्रिटिश शासन व्यवस्था में उसको इतनी अधिक महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त है कि ब्रिटिश सरकार को प्रधानमंत्रीय सरकार कहा जाने लगा है। आप चाहें तो यहाँ पर RHS क्रॉसमैन के इस वक्तव्य का भी उल्लेख कर सकते हैं कि युद्धोत्तर काल में मंत्रिमंडलीय शासन प्रधानमंत्री के शासन में परिणत हो रहा है। अब हम देखते हैं कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार से होती है। बड़े आप ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से आप भी साथ साथ पढ़ने का प्रयास कीजिए। सैद्धांतिक रूप में प्रधानमंत्री की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती है। तो आप शब्दों पे जरूर ध्यान दें, सैद्धांतिक रूप में, कि जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार में बहुत अंतर पाया जाता है। तो सैद्धांतिक रूप में प्रधानमंत्री की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती है, किंतु व्यवहार में लोक सदन के बहुमत दल के नेता को अर्थात जिस दल को लोक सदन में बहुमत प्राप्त होता है उस दल के नेता को, उसे क्या कहते हैं? बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। तो सैद्धांतिक रूप में तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार किसको है? सम्राट को। लेकिन व्यवहार में क्या है कि सम्राट किसी को भी प्रधानमंत्री पद नियुक्त नहीं कर सकता। उसके लिए क्या बाध्यता है कि वह
केवल उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद हेतु आमंत्रित करता है या प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति करता है जिस दल को लोक सदन में बहुमत प्राप्त है, उसी दल के नेता को सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। कई अवसरों पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति में सम्राट के द्वारा अपने विवेक का प्रयोग किया गया। इतिहास को हम देखें, ब्रिटेन के इतिहास को अगर पिछले समय को हम देखें तो कई बार ऐसे अवसर आए हैं जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति सम्राट द्वारा अपने विवेक के प्रयोग के आधार पर की गई है, यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति में सम्राट द्वारा अपने विवेक का प्रयोग किया गया है। जैसे 1963 में सम्राट द्वारा लॉर्ड सभा के सदस्य सर एलिक डगलस होम नाम याद रखिएगा आप, कि प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति की गई, किंतु इस नियुक्ति पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई। 1963 में सम्राट द्वारा लॉर्ड सभा के सदस्य को, देखो बात आ रही है लॉर्ड सभा की, व्यवहार में लोक सदन के बहुमत दल के नेता को ही सम्राट द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। लेकिन एक बार क्या हुआ 1963 में कि सम्राट ने लॉर्ड सभा, जो दूसरा सदन है, के सदस्य सर एलेक डगलस होम को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त कर दिया गया, किंतु इस कार्य की ब्रिटेन में तीव्र प्रतिक्रिया हुई, तीव्र आलोचना हुई और उस समय से अनुदार दल ब्रिटेन का एक प्रमुख दल है, अनुदार दल के द्वारा भी इस परंपरा को अपना लिया गया कि महानिर्वाचन के बाद, सामान्य निर्वाचन के बाद और उसके बाद जब कभी दलीय नेता का पद रिक्त हो तब लोक सदन के दलीय सदस्यों द्वारा ही अपना नेता चुनने का कार्य किया जाएगा। ठीक है, तो वहां क्या परंपरा अपना ली गई, जब सामान्य निर्वाचन वहां पर होगा उसके बाद जब कभी दलीय नेता का पद रिक्त होता है तो लोक सदन के दलीय सदस्य जो होते हैं, दल के सदस्य जो होते हैं, वे ही अपने नेता का चुनाव करेंगे। सम्राट के द्वारा अपने विवेक का प्रयोग इस कार्य में नहीं किया जाएगा। इस प्रकार दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा, अनुदार दल और श्रमिक दल, इस प्रकार दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा दलीय नेता के स्वयं चुनाव की परंपरा को अपना लिए जाने से प्रधानमंत्री की नियुक्ति में सम्राट द्वारा अपने विवेक का प्रयोग किए जाने के अवसर लगभग समाप्त हो गए हैं। अर्थात प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अब सम्राट को कोई विवेकाधिकार नहीं है, अर्थात प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने में वह अपने विवेक का प्रयोग अब नहीं कर सकता है। वहां पर परंपरा क्या स्थापित हो गई है कि दोनों प्रमुख राजनीतिक दल जो हैं अपने दलीय नेता का स्वयं चुनाव करेंगे और जिस दल को लोक सदन में बहुमत प्राप्त होगा उसी दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा सम्राट के द्वारा। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात कि प्रधानमंत्री के लिए संसद सदस्य होना अनिवार्य है, संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। इस संबंध में भी यह परंपरा स्थापित है वहां पर कि प्रधानमंत्री लोक सदन में से ही होना चाहिए, लॉर्ड सभा में से नहीं। तो आपको ये बात समझ में आई कि एक तो प्रधानमंत्री जो है संसद का सदस्य हो और संसद में से भी किसका सदस्य हो, लोक सदन का सदस्य हो, लॉर्ड सभा का सदस्य नहीं हो। कीच एक नाम विद्वान है, वो कहते हैं प्रधानमंत्री पद के लिए किसी कुलीन पुरुष का, अर्थात कुलीन पुरुष किसके लिए आया है यहां पर, लॉर्ड सभा के सदस्य के लिए, तो प्रधानमंत्री पद के लिए किसी कुलीन पुरुष का चुना जाना अब एक असाधारण सी बात हो गई है। अर्थात अब सामान्य रूप से वहां पर लॉर्ड सभा के सदस्य को प्रधानमंत्री बनने का कोई अवसर प्राप्त नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आपको समझ में आई बात कि जो प्रधानमंत्री है उसकी क्या स्थिति है और उसकी नियुक्ति किस प्रकार ब्रिटेन में होती है। हम आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री पद की अनौपचारिकता, ये क्या चीज है, प्रधानमंत्री पद की अनौपचारिकता हम देखते हैं यहां पर कि प्रधानमंत्री पद की एक विशेषता यह है कि इसका कोई कानूनी आधार नहीं है। आप जैसा कि आप लोग पहले से जानते हैं कि ब्रिटेन का जो संविधान है वह परंपराओं पर, अभिसमयों पर आधारित है, वह कोई लिखित दस्तावेज नहीं है। तो जो प्रधानमंत्री का पद है इसका कोई कानूनी आधार वहां पर नहीं है। यह पद कैसा है, अनौपचारिक है। प्रधानमंत्री पद की स्थापना किसी संसदीय कानून के आधार पर नहीं हुई, वरन यह
स्वतः विकसित हुई है, इस बात की चर्चा हमने पिछले व्याख्यानों में आपके साथ कई बार की है। हम दोबारा यहां देख लेते हैं कि ब्रिटेन के अंतर्गत प्रधानमंत्री के पद, जो प्रधानमंत्री का पद है, कैसे अस्तित्व में आया। जब सम्राट जॉर्ज प्रथम ने, आपको याद रखिएगा, सम्राट जॉर्ज प्रथम ने कैबिनेट की बैठकों में सम्मिलित होना बंद कर दिया, तो कैबिनेट को अध्यक्षता के लिए एक पदाधिकारी की आवश्यकता अनुभव हुई कि सम्राट जॉर्ज प्रथम के समय से उससे पूर्व कैबिनेट की बैठकों का सभापतित्व कौन करता था? सम्राट करता था। लेकिन जब सम्राट जॉर्ज प्रथम जब सम्राट बना तो उसने कैबिनेट की बैठकों में सम्मिलित होना बंद कर दिया। तो इस स्थिति में कैबिनेट की अध्यक्षता करने के लिए एक पदाधिकारी की आवश्यकता अनुभव की गई, और यह पदाधिकारी कैबिनेट का प्रधान ही हो सकता था, और इसी से ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद का उदय हुआ। और 1721 में ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? रॉबर्ट वॉलपोल को। इस बारे में हमने पहले भी चर्चा आपके साथ की है, आपको नाम याद रखना है। एक तो सम्राट जॉर्ज प्रथम का, जिसके समय से सम्राट ने कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करना बंद कर दिया था, और उस स्थिति में ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद का अस्तित्व उदय हुआ, और 1721 में वॉलपोल को ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री वहां बनाया गया। जो प्रधानमंत्री पद है, यह पद जो है, इसका सर्वप्रथम उल्लेख 1878 में हुआ, जबकि लॉर्ड विकन्सफील्ड ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे हैं ये पहले। 1878 में लॉर्ड विकन्सफील्ड ने बर्लिन संधि पर हस्ताक्षर करते हुए अपने आप को राजकीय कोष का प्रथम लॉर्ड और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लिखा। जब लॉर्ड विकन्सफील्ड ने बर्लिन संधि पर हस्ताक्षर किए तो अपना पदनाम क्या लिखा उन्होंने? राजकीय कोष का प्रथम लॉर्ड और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, ताकि जो विदेशी लोग हैं वे हस्ताक्षरकर्ता की स्थिति को समझ सकें कि हस्ताक्षर करने वाला कौन है, उसका पद क्या है। बाद में सन 1906 में उसका स्थान निर्धारित करते हुए, अर्थात प्रधानमंत्री का स्थान निर्धारित करते हुए, उसे यॉर्क के आर्क बिशप के बाद राज्य का चौथा नागरिक माना गया। जो पदानुक्रम होता है, जो स्थिति होती है कि पहला नागरिक कौन है, द्वितीय कौन है, तृतीय कौन है, इस प्रकार 1906 में उसका स्थान यॉर्क के आर्क बिशप के बाद राज्य का चौथा नागरिक की स्थिति उसे प्रदान की गई। इसके बाद सन 1937 के राजमुकुट के मंत्रियों से संबंधित कानून, मिनिस्टर ऑफ द क्राउन एक्ट में सबसे पहले प्रधानमंत्री व राजकीय कोष के प्रथम लॉर्ड के पद का अस्तित्व स्वीकार किया गया, और उसके अधिकारी के लिए 10,000 पाउंड वार्षिक वेतन निर्धारित किया गया। जून 2001 में टोनी ब्लेयर जब प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, तो उन्होंने प्रधानमंत्री और कैबिनेट सहयोगियों के जो वेतन था उसमें उल्लेखनीय वृद्धि की, और प्रधानमंत्री का वेतन लगभग 1,63,418 पाउंड वार्षिक, और कैबिनेट के अन्य सदस्यों का वेतन 1,17,979 पाउंड वार्षिक निर्धारित किया गया है। सेवानिवृत्ति के बाद उसे पेंशन भी प्राप्त होती है प्रधानमंत्री को। लेकिन इस कानून में प्रधानमंत्री के कार्यों और शक्तियों का उल्लेख नहीं किया गया है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री की शक्तियों का कोई कानूनी आधार नहीं है। ठीक है, तो जो प्रधानमंत्री की शक्तियां हैं वे किस पर आधारित हैं? परंपरा पर आधारित हैं। कोई कानूनी आधार उन कार्यों और शक्तियों का ब्रिटेन में प्रधानमंत्री की शक्तियों और कार्यों का कोई आधार कानूनी वहां पर नहीं है। ग्लैडस्टन ने इस बात को लक्ष्य करते हुए कहा है कि इतने बड़े पदार्थ की इतनी छोटी छाया इतने बड़े संसार में कहीं देखने को नहीं मिलती। अधिकारों और विशेषाधिकारों के औपचारिक दिखावे के बिना इतना अधिक शक्तिशाली व्यक्ति कहीं दिखाई नहीं देता है। तो आप ग्लैडस्टन की इस बात को याद रखिएगा कि उसका इतना महत्वपूर्ण पद है, प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा पद है, लेकिन उसकी शक्तियां और कार्यों का कोई कानूनी आधार ना होने की वजह से ग्लैडस्टन कहते हैं कि इतने बड़े पदार्थ की इतनी छोटी छाया इतने बड़े संसार में कहीं देखने को नहीं मिलती। अधिकारों
और विशेषाधिकारों के औपचारिक दिखावे के बिना इतना अधिक शक्तिशाली व्यक्ति कहीं दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो आपको समझ में आई कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का जो पद है वह अनौपचारिक पद है, अर्थात उसका विकास एक समय में हुआ है, किसी परंपरा के वश हुआ है कि जब सम्राट जॉर्ज प्रथम ने कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करना बंद कर दिया था तो उस समय प्रधानमंत्री पद अस्तित्व में आया और उसके कार्यों और शक्तियों का कोई कानूनी आधार ब्रिटेन में नहीं है। अब बात करते हैं उप प्रधानमंत्री पद की। ब्रिटेन में सामान्यतया उप प्रधानमंत्री पद की स्थिति नहीं होती, कि कोई प्रधानमंत्री पद की स्थिति नहीं होती जैसे भारत में देखने को मिलता है। लेकिन मई 1997 में जॉन प्रेस्कॉट को उप प्रधानमंत्री बनाया गया। मई 1997 में जॉन प्रेस्कॉट उप प्रधानमंत्री बने और 2001 में उन्हें पुनः उप प्रधानमंत्री पद प्रदान किया गया। 2010 में निक क्लेग को प्रधानमंत्री बनाया गया था। 2010 में कौन उप प्रधानमंत्री बने थे? निक क्लेग। वैधानिक दृष्टि से उप प्रधानमंत्री और कैबिनेट के अन्य सदस्यों, अन्य मंत्रियों की स्थिति में कोई अंतर नहीं होता। ठीक है, तो ये उप प्रधानमंत्री के बारे में संक्षिप्त जानकारी है। तो बच्चों, आज का यह टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। आशा है आपको ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बारे में जो जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हमने आप तक पहुंचाई है वो आपको समझ में आई होगी। और एक खास बात, इस व्याख्यान की PDF फाइल को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से डाउनलोड भी कर सकते हैं। धन्यवाद।